हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब क्लास। आज से हम फिजिक्स की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें कक्षा 12 की फिजिक्स को पहले चैप्टर से प्रारंभ किया जा रहा है। इसके बाद हम क्रम से एक एक चैप्टर को पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आगे की आने वाली क्लासेस आप तक पहुँचती रहे और आप हमारी सभी क्लासेस से अपडेटेड रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो अभी हम जो सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है विद्युतिकी। हिंदी में इसे कहा जाता है विद्युतिकी, इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी। विद्युतिकी में हमें विद्युत से संबंधित सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे आवेश, विभव, धारिता, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव आदि। तो सबसे पहले विद्युतिकी को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग होता है ये हमारा होता है स्थिर विद्युतिकी, और दूसरा भाग है गतिक विद्युतिकी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्थिर विद्युतिकी में हम किसी भी आवेश, विद्युत आवेश के स्थिर अवस्था के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अर्थात जब आवेश स्थिर होता है तब उसमें कौन कौन से प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। तो स्थिर आवेश के प्रभावों का वर्णन। स्थिर आवेश के प्रभावों का वर्णन हम करते हैं स्थिर विद्युतिकी में। अब स्थिर आवेश में कौन कौन से प्रभाव दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले विद्युत बल। आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। वो बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी। एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। ये कार्य कहलाता है विद्युत विभव। तो हमें इसमें अगला टॉपिक पढ़ना होगा विद्युत विभव। विद्युत आवेश के चारों ओर क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, जहां वो विद्युत बल आरोपित करता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है किसी चालक पर हम आवेशों को संग्रहित कर सकते हैं, और चालक के इस गुण को कहा जाता है धारिता। तो हमारा अगला टॉपिक होगा विद्युत धारिता। 2-3 चैप्टर में हमें इन्हीं से संबंधित सभी टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करना है। अब हम दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, गतिक विद्युतिकी। नाम से ही पता चल रहा है कि जब आवेश गति कर रहा होगा, गति करते हुए आवेश के प्रभावों का वर्णन करेंगे। तो गति अवस्था में आवेश के प्रभाव का वर्णन। जब आवेश चल रहा हो, गति कर रहा हो किसी निश्चित दिशा में, तब उसमें कौन कौन से प्रभाव दिखाई देते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं गतिक विद्युतिकी में। इसमें हमें दो टॉपिक मिलते हैं। पहला मिलता है विद्युत धारा। जब आवेश गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जो कि धन आवेश की दिशा में होती है और ऋण आवेश की विपरीत दिशा में। यदि धन आवेश इधर गति कर रहा है तो धारा भी इधर ही दिशा में होगी, और यदि ऋण आवेश इधर गति कर रहा है तो धारा उल्टी दिशा में। तो धन आवेश की दिशा में धारा प्रवाहित होती है और ऋण आवेश की विपरीत दिशा में। जब आवेश गति करता है तो चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ऑर्स्टेड ने सबसे पहले सिद्ध किया था कि यदि किसी चालक तार में धारा बह रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इनसे रिलेटेड हमें कम से कम 6 चैप्टर पढ़ने हैं, और इधर शुरुआत वाले टॉपिक के 3 चैप्टर। तो सबसे पहले अभी हमें दो चीज़ें पढ़ना है, एक विद्युत बल और दूसरा विद्युत क्षेत्र के बारे में। इसके बाद हम विभव के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद धारिता के बारे में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं।
विद्युत्की को पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें आवेश के बारे में जानना होगा कि आवेश क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आवेश किसे कहा जाता है। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह वस्तु विद्युत और चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करती है या विद्युत और चुंबकीय प्रभावों को प्रदर्शित करती है। जैसे यदि किसी वस्तु में विद्युत आवेश आ जाता है तो वह आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित करती है। यदि किसी वस्तु में आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो वह वस्तु चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करने लगती है। तो आवेश के कारण वस्तु दो प्रभावों को उत्पन्न करता है, एक विद्युत धारा और दूसरा चुंबकीय प्रभाव। अब हम बात करते हैं कि किसी वस्तु में आवेश आता कहाँ से है। आवेश को हम लेकर कैसे आ सकते हैं, किसी वस्तु को आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो हम इसके लिए पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब थोड़ा हमें केमिस्ट्री की ओर चलना होगा। वैसे तो केमिस्ट्री सबको बोरिंग लगती है, परंतु कुछ टॉपिक हमें समझना अति आवश्यक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है। हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु दो भागों से बनकर मिलकर बनता है, एक नाभिक और दूसरा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं तथा नाभिक के बाहर वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं कुछ वृत्तीय मार्गों में, जैसा कि मैंने चित्र में दर्शाया है। इस चित्र में ये हमारा नाभिक है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। नाभिक के बाहर दो कक्षा हमने बनाई है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, जिसके कारण इन पर बहुत ही प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है, जिसके कारण ये नाभिक से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक से बाहर जाने में असमर्थ हैं। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो ये आवेशहीन है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अब परंतु न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो नाभिक के बाहर जा नहीं सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के बाहर पहले से ही है, ये परमाणु को छोड़कर बाहर जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन ही वह ऐसा आवेश है जिसके कारण वस्तु में आवेशों की कमी हो सकती है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक के अंदर बंधे होते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। अब उदासीन अवस्था में क्या होता है, हम जानते हैं कि उदासीन अवस्था में उदासीन अवस्था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। उदासीन अवस्था में नाभिक के अंदर जितना प्रोटॉन होता है, नाभिक के बाहर उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जितना ऋण आवेश होता है उतना ही धन आवेश होता है। तो इसलिए ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है ऋण आवेश, प्रोटॉन उत्पन्न करता है धन आवेश। ऋण आवेश और धन आवेश की संख्या बराबर होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कर देंगे समाप्त और वस्तु पर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। परंतु उत्तेजित अवस्था की बात हम करें तो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन या तो परमाणु से बाहर चला जाता है या परमाणु में कहीं बाहर से आ जाता है। तो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं होती है, अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश बराबर नहीं होता है। अब उत्तेजित अवस्था में धन आवेश और ऋण आवेश बराबर नहीं होते हैं, इसलिए आवेशों में असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसके कारण वस्तु में आवेश आ जाता है।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोटॉन नाभिक से कहीं जा नहीं सकता है, तो अब आवेश सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होगा। तो आवेश उत्पन्न होते हैं इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ऋण आवेश बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। वो आएगा तो ऋण आवेश को लेकर आएगा, और ऋण आवेश को लेकर आएगा तो उसमें ऋण आवेश बढ़ता जाएगा। तो यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है ऋण आवेश बढ़ रहा है। तो पहली कंडीशन, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि इस बात का सूचक है कि वस्तु में ऋण आवेश बढ़ रहा है। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब ऋण आवेश जा रहा है। अब किसी परमाणु से ऋण आवेश चला जाएगा तो नाभिक के अंदर धन आवेश तो रहेंगे ही, अब ऋण आवेश कम हो जाएगा और धन आवेश बढ़ जाएगा। तो वस्तु प्रदर्शित करने लगेगी धन आवेश के प्रभाव को। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ना अर्थात ऋण आवेश का बढ़ना होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या का घटना अर्थात ऋण आवेश का घटना। ऋण आवेश घटेगा तो धन आवेश बढ़ेगा। तो अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो वह ऋण आवेशित होगी, और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वह धन आवेशित होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होने पर उत्पन्न होगा, और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने पर उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं कि आवेशन किसे कहा जाता है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम आवेशन कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। अब किसी वस्तु को आवेशित हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं आवेश के गुणों के बारे में। विद्युत आवेश में कौन कौन से गुण होते हैं उन पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक होगा आवेशों के गुण। आवेशों का पहला गुण है समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो यदि समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात एक दूसरे पर दूर की दिशा में बल लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल होगा। अब समान आवेश के लिए जैसे हम मान लेते हैं कि हमने धन आवेश के पास में धन आवेश रख दिया, तो ये धन आवेश इस पर बल लगाएगा दूर की दिशा में, ये धन आवेश इस पर बल लगाएगा दूर की दिशा में। तो दो धन आवेश एक दूसरे पर दूर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाएंगे, और अगर हम दो ऋण आवेश को एक दूसरे के पास रख देते हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये इसको दूर की ओर प्रतिकर्षित करेगा और ये इस पर दूर की ओर बल लगाएगा। तो समान आवेशों में होता है प्रतिकर्षण बल। और दूसरा पॉइंट, विपरीत आवेश। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे हम धन आवेश के पास ऋण आवेश को रख दें तो धन आवेश ऋण आवेश को अपनी ओर खींचेगा और ऋण आवेश धन आवेश को अपनी ओर खींचेगा। और अगर हम एक ऋण आवेश के पास धन आवेश को रख दें तो ये ऋण आवेश धन आवेश को अपनी ओर खींचेगा और धन आवेश ऋण आवेश को अपनी ओर खींचेगा। तो समान आवेश के केस में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश के केस में आकर्षण होता है। ये है आकर्षण बल। दूसरा पॉइंट हमारा है कि आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है।
परंतु द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है। यदि कोई द्रव्यमान ना हो तो कोई आवेश भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक द्रव्यमान नहीं होगा कोई वस्तु नहीं होगी, वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होंगे, तो ना तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा और ना ही कोई आवेश उत्पन्न होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारे पास कोई द्रव्यमान ना हो, कोई वस्तु ना हो, तो हम आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वस्तु नहीं है तो ना तो इलेक्ट्रॉन होंगे और ना ही प्रोटॉन होंगे, और वस्तु नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, तो आवेश भी नहीं होगा। परंतु यदि कोई वस्तु है, उस पर आवेश हो ये जरूरी नहीं है। तो बिना आवेश की वस्तुएं हो सकती हैं, द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है, लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता है। जब यदि आवेश है, द्रव्यमान है, तभी आवेश होगा, द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तीसरा जो पॉइंट हमारा है वो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जो इम्पोर्टेंट है हम वही कवर कर रहे हैं। बहुत से टॉपिक जो पहली क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है उसे हम नहीं कवर करेंगे। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का मतलब होता है जो हमेशा सुरक्षित रहे, कभी नष्ट ना हो। तो आवेश संरक्षण का मतलब आवेश हमेशा संरक्षित रहने वाला है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। हम इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन को ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत नोट कर लें। संरक्षण का सिद्धांत नोट कर लें। अब हम देखते हैं योज्यता का नियम। योज्यता का नियम यह कहता है कि आवेशों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीजगणितीय रीति से जोड़ेंगे घटाएंगे। बीजगणितीय रीति का मतलब चिन्ह और की चिन्ह के साथ जोड़ना या घटाना। जैसे धन आवेश है तो उसे प्लस चिन्ह के साथ, और ऋण आवेश है तो माइनस चिन्ह के साथ लिख कर जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एक वस्तु को पहले हम आवेश देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश, तो इसे हम लिखेंगे +2e। ये हमारे पास एक वस्तु है, इसे हमने धन आवेश दिया 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, फिर हमने इसे ऋण आवेश दिया 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, फिर हमने इसे ऋण आवेश दिया 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, फिर हमने इसे धन आवेश दिया 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और अंत में हमने फिर से धन आवेश दिया 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब हमें बताना है कि इस वस्तु पर कुल कितना आवेश हुआ। 3 बार हमने धन आवेश दिया है और 2 बार ऋण आवेश। तो इनको जोड़ते समय हमें चिन्ह का ध्यान रखना होगा कि धन आवेश को प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाए और ऋण आवेश को माइनस चिन्ह के साथ। तो अब हम निकालते हैं वस्तु पर कुल आवेश। सबसे पहले हमने आवेश दिया है +2e, फिर हमने दिया है -5e, फिर हमने दिया है -3e, फिर हमने दिया है +3e, और लास्ट में हमने आवेश दिया है +6e। अब इन सभी आवेशों को जोड़ने के लिए हमने चिन्ह के साथ उनका मान लिखा है। अब इसे हम जैसे अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हल करेंगे। तो हम सबसे पहले प्लस वालों और माइनस वालों को अलग कर लेते हैं। तो ये +2e और ये +3e और ये +6e। प्लस वालों को जोड़ेंगे 2 3 5 और 5 6 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया धन आवेश। अब ऋण आवेश को हम देखते हैं, ये माइनस माइनस है तो ये भी जुड़ जाएगा और 5 3 हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश। अब प्लस और माइनस है तो इसे हम घटा देंगे, 11 में से 8 घटेगा तो आंसर आएगा +3e। तो इस वस्तु पर कुल 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश है। तो योज्यता नियम का मतलब जब भी आवेश को जोड़ेंगे
चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, प्लस और माइनस चिन्ह का ध्यान रखते हुए। अब हम एक आखिरी गुण के बारे में बात करते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण का तात्पर्य होता है किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन का भिन्नात्मक मान नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य मैंने बताया था कि मान लेते हैं किसी वस्तु पर कुल आवेश Q है, तो वस्तु पर आवेश तब उत्पन्न होगा जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। अब इलेक्ट्रॉन या तो एक निकलेगा या फिर दो निकलेगा या फिर तीन, कभी भी आधा, तिहाई, चौथाई ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी को हम प्लस ई के माध्यम से लिखेंगे, +1e, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की कमी। कमी को धन आवेश कहते हैं, इसलिए हमने प्लस लगाया। अब ऐसे ही दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वस्तु पर धन आवेश होगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धन आवेश होगा 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। चार इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धन आवेश होगा 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो कहने का मतलब वस्तु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो पूरा पूरा करेगा, आधा, तिहाई, चौथाई नहीं करेगा। अब इसी तरीके से यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो पूरा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश, तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश, चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो चार इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश आएगा। ऐसे ही पांच इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो पांच इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश। तो ये जो वस्तु का आवेश है ये ई का पूरा पूरा गुना है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, भिन्नात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इस संख्या को n से लिख देंगे और ये q बराबर हो जाएगा ±ne। वस्तु का आवेश E का n गुना होगा, और जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, तो n हमेशा E का पूरा पूरा गुना होना चाहिए, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। अब E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश, E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम मूल आवेश भी कहते हैं, क्योंकि प्रकृति में इससे छोटा और कोई आवेश नहीं पाया जाता है। तो सबसे छोटा आवेश होने के कारण इलेक्ट्रॉन का आवेश मूल आवेश भी कहा जाता है। यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलता है Q = Ne। धन आवेश के केस में प्लस लगाएंगे और ऋण आवेश के केस में माइनस का प्रयोग करेंगे। तो इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं आवेश का मात्रक। दो मात्रक हमें याद रखने हैं, एक SI मात्रक और दूसरा CGS मात्रक। तो हम इसे दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला SI मात्रक और दूसरा CGS मात्रक। SI मात्रक आवेश का जो होता है वो है कूलाम, और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। CGS में जो आवेश का मात्रक है इसे कहा जाता है ESU। ESU का तात्पर्य है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी को हम स्टैट कूलाम भी कहते हैं, स्टैट कूलाम। इसी को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, फ्रैंकलिन। तो यहाँ से हमें CGS के एक मात्रक है जिसके तीन नाम याद रखने हैं, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर स्टैट कूलाम, या फिर फ्रैंकलिन। अब हम बात करते हैं एक कूलाम कितने
ESU के बराबर होता है। तो 1 कूलाम 3 गुणे 10 की घात 9 ESU के बराबर होता है, या फिर 1 कूलाम 3 गुणे 10 की घात 9 स्टैट कूलाम के बराबर होता है, या फिर 1 कूलाम 3 गुणे 10 की घात 9 फ्रैंकलिन के बराबर होता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि ESU, स्टैट कूलाम और फ्रैंकलिन ये तीनों एक ही मात्रक के 3 नाम हैं, अर्थात तीनों आपस में बराबर होंगे। तो ये था आवेश का मात्रक। हम विमा की भी बात कर लेते हैं। आवेश की विमा। आवेश की विमा को हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं, Q इक्वल्स आई इंटू टी। यहाँ पर I विद्युत धारा है और इसकी विमा A होती है, T समय है और इसकी विमा T होती है। तो Q की विमा हो जाएगी AT। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आवेश का मात्रक कूलाम या फिर ESU और विमा AT। अब हम इस फॉर्मूले पर, जो कि हमने अभी पढ़ा है, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है, किसी रॉड में 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो हमें बताना है उस पर धन आवेश होगा या ऋण आवेश और कितना आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होता है ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। तो वस्तु पर जो आवेश होगा वो ऋणात्मक होगा। अब हमें बात करना है कि कितना आवेश है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है, Q बराबर Ne। n जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो यहाँ पर हमारे केस में 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो n का मान 5 होगा। और E का मान हमें याद रखना है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो कि 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। और हमें Q का मान निकालना है। तो यहाँ से हम Q बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे N इंटू E। N का मान 5 और E का मान E। तो पहला तो हम माइनस साइन, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हमें धन आवेश उत्पन्न होगा और प्लस साइन लगाना है। अब हम पहला आंसर Q बराबर 5E लिखेंगे और दूसरा E का मान रख सकते हैं। तो E का मान रखने पर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब गुणा कर देंगे, 16 पंजे 80, एक अंक पे दशमलव, गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो यहाँ से आवेश का मान कूलाम में आ गया 8 गुणे 10 की घात माइनस 19। कई बार पेपर में ऑप्शन ई के पद में दिया रहता है, तो इसको भी याद रखेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन की कमी 5E के बराबर होगी और E का मान रखने पर 8 गुणे 10 की घात माइनस 19। इलेक्ट्रॉन की कमी के केस में धन आवेश होता है, गलती से मैंने ऋण आवेश कर दिया, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और हम आपके लिए लगातार क्लासेस लेके आते रहें।